एवरीवन, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल लेट्स स्टडी पर। आई होप कि आप सब भी अच्छे होंगे। आज के इस सेशन में आप लोगों के साथ यहाँ पर मैं कंटिन्यू करूंगी न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन, यानी न्यूटन्स के गति के नियम को। तो देखिए, गति के नियम न्यूटन्स के सभी पढ़ते हुए आए हैं अपनी स्टार्टिंग के क्लासेस से। तो न्यूटन्स के जो नियम है वे होते हैं 3। न्यूटन का प्रथम नियम जो है वो जड़त्व का नियम होता है। न्यूटन का जो द्वितीय नियम होता है वो है संवेग का नियम। न्यूटन का जो तृतीय नियम होता है वो होता है क्रिया प्रतिक्रिया का नियम, यानी एक्शन रिएक्शन का क्या होता है, नियम होता है। दूसरा मैंने बताया संवेग का नियम, यानी इसमें मोमेंटम का काम करता है। फर्स्ट मैंने बताया जड़त्व का नियम, जिसमें इनर्शिया काम करता है। ठीक है, तो इन सभी ये जो मैंने 3 नियम बताए हैं, इन 3 नियम को हम यहाँ पर कंटिन्यू करते हुए चलेंगे। तो उससे पहले हम देख लेते हैं एक बार थोड़ा सा, ये जो न्यूटन्स का जो नियम है ये किसमें दिए गए हैं। आई मीन ये जो न्यूटन्स के जो नियम है ये किसने दिए, कौन वो साइंटिस्ट थे जिसने न्यूटन्स के ये नियम दिए। तो देखिए, वो साइंटिस्ट थे आइजैक न्यूटन। कौन थे? सर आइजैक न्यूटन। कब दिया था इन्होंने गति के ये जो नियम दिए थे, ये लिखे थे न्यूटन ने। जो ये अपने नियम दिए हैं अपनी इन्होंने बुक में दिए हैं। उस बुक का नाम था फिलोसोफी नेचुरलिस प्रिंसिपिया मैथमेटिका। तो इस बुक में इन्होंने अपने नियम दिए। कब दिए? 1686, यानी सन कौन सा है? 1686। तो 1686 ईयर 1686 में इन्होंने अपनी बुक का नाम फिलोसोफी नेचुरलिस प्रिंसिपिया मैथमेटिका। तो इन्होंने अपनी इस बुक, ये इनकी बुक का नाम है, जिसके अंदर इस बुक के अंदर इन्होंने अपनी इन गति के न्यूटन्स ने जो गति के नियम बताए उनको इस बुक के अंदर इन्होंने मेंशन किया। कब किया? 1686 में। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर इन्होंने अपनी बुक में ये दिए। तो कौन से वे 3 नियम दिए थे जो मैंने अभी बताए हैं आपको? 3 नियम दिए थे इन्होंने। अब देखिए, ये जो 3 नियम इन्होंने दिए हैं, ये 3 नियम किस तरीके से वर्क कर रहे हैं। देखिए, ये जो 3 नियम है, इन पे जो रोल लगा, इन पे जो मेन वर्क कर रहा है वो क्या कर रहा है? एक्सटर्नल फोर्स। तो देखिए, जो बॉडीज है, बॉडीज में मैं लूँ किसी भी हम वस्तु को ले लेते हैं, तो उसके लिए जिसमें हम किसी वस्तु का नाम मेंशन नहीं करते तो हम उसको क्या बोल देते हैं? हिंदी में पिंड बोल देते हैं, इंग्लिश में उसको बॉडी बोल देते हैं। तो बॉडीज में जो मोशन हो रहा है, उस मोशन पर जो एक्सटर्नल फोर्स का जो इफेक्ट पड़ा, यानी एक्सटर्नल फोर्स से जो इन्फ्लुएंस हो रहा है, यानी देखिए मोशन ऑफ बॉडीज influence of external force यानी देखिए, जो पिंडों में गति होती है, बॉडीज यानी हिंदी में पिंड बोलते हैं, यानी जो पिंडों में जो गति हो रही है वो एक्सटर्नल फोर्स के प्रभाव में, यानी ये जो मैंने नियम बताए हैं 3, तो इन नियम में क्या हो रहा है? एक्सटर्नल फोर्स की बात हो रही है कि किसी भी पिंड में जो गति हो रही है या कोई वस्तु विरामावस्था में रखी है, उस पर जो भी यानी विरामावस्था में रखी है, तब भी उस पर क्या लगेगा? एक्सटर्नल फोर्स हम लगाएंगे, उस पर बाहर से फोर्स लगाएंगे जब वो वस्तु गति में होगी। या कोई वस्तु जब गतिमान है, गति कर रही है, चल रही है, मतलब कोई वस्तु जब हम उसको रोकेंगे तो उसमें क्या लगा रहे हैं? एक्सटर्नल फोर्स
लगा रहे हैं। तो न्यूटन ने यही बात लिखी है अपने नियम में कि कोई भी वस्तु अगर विरामावस्था में है तब भी उस पे एक्सटर्नल फोर्स लगा के उसे गतिमान किया जाएगा, या फिर कोई वस्तु जब गति में है उसको अगर रोका जाएगा तब भी उस पे क्या लगाया जाएगा, एक्सटर्नल फोर्स लगाया जाएगा, यानी बाहरी यानी बाह्य उस पे क्या लगाया जाएगा, बल लगाया जाएगा। उसी के थ्रू वो चलती हुई जो वस्तु है वो रुकेगी। ठीक है, तो इसने बताया कि ये सब किसके थ्रू हो रहा है, ये एक्सटर्नल फोर्स के इन्फ्लुएंस के थ्रू मोशन हो रहा है, किसमें, बॉडीज में हो रहा है। तो अब वही तीन नियम को, तो इन तीन नियम के इन तीनों नियम में इन्होंने अपने संबंध दिए, यानी उनके बीच में रिलेशन बताया। ये तीनों नियम किस किस रिलेशन में कैसे कैसे काम कर रहे हैं। तो इसका हम फर्स्ट नियम इसका लॉ ऑफ इनर्शिया, जो सेकंड मैंने इसका नियम बताया न्यूटन्स का वो है लॉ ऑफ मोमेंटम, जो थर्ड मैंने बताया लॉ ऑफ एक्शन रिएक्शन। ठीक है, तो चलिए वन बाय वन उनको हम देखते हैं। तो पहला जो नियम है लॉ ऑफ इनर्शिया, उसी को यहाँ पर अभी हम डिस्कस करेंगे। अब देखिए ये है गति के, न्यूटन्स की गति के तीन नियम। जो मैंने पहला बताया फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन, लॉ ऑफ इनर्शिया, यानी जो गति का प्रथम नियम है न्यूटन्स के अकॉर्डिंग, इसको बोलते हैं जड़त्व का नियम यानी लॉ ऑफ इनर्शिया। जो सेकंड इन्होंने दिया सेकंड लॉ ऑफ मोशन, जिसे लॉ ऑफ मोमेंटम एंड संवेग का नियम कहते हैं। तीसरा इन्होंने थर्ड लॉ ऑफ मोशन दिया जिसे लॉ ऑफ एक्शन रिएक्शन कहते हैं, यानी क्रिया प्रतिक्रिया का नियम। अब देखिए मैंने यहाँ पर ये एग्जाम्पल लिया बॉल का। उससे पहले मैं आपको यहाँ पर ये जो मैंने एग्जाम्पल लिया ये लॉ लिया मैंने फर्स्ट लॉ का, न्यूटन्स के मोशन का फर्स्ट लॉ का लिया। तो मैं अभी यहाँ पर फर्स्ट लॉ को डिस्कस करूंगी। तो देखिए जो फर्स्ट लॉ है इसमें, ये जो फर्स्ट लॉ है ये वर्क कर रहा है इसमें क्या, जड़त्व का नियम यानी लॉ ऑफ इनर्शिया इसके प्रथम नियम में काम कर रहा है। कैसे, देखिए जो न्यूटन्स थे, न्यूटन्स साहब ने क्या कहा कि इन्होंने अपने प्रथम नियम में जो इनर्शिया का अपना नियम दिया कि प्रथम नियम में क्या काम कर रहा है, इनर्शिया कर रहा है। अब देखिए ये इनर्शिया क्या है, तो इनर्शिया देखिए क्या है, किसी भी ऑब्जेक्ट की वह प्रॉपर्टी, ये जो जड़त्व है जो ये इनर्शिया है ये किसी भी ऑब्जेक्ट की वह प्रॉपर्टी है। कैसे, तो देखिए कोई भी वस्तु अगर विरामावस्था में है या कोई भी वस्तु गतिशील है यानी मोशन कर रही है, जब कोई वस्तु गति कर रही है और जब कोई वस्तु किस पे रखी है, रेस्ट पर रखी हुई है यानी विरामावस्था में है, वो एक प्लेस से दूसरे प्लेस पर नहीं जा रही है, एक ही प्लेस पर कोई ऑब्जेक्ट रखा हुआ है। तो इन ऑब्जेक्ट की जो प्रॉपर्टी है उसे ही कहते हैं इनर्शिया। अब ये इनर्शिया इन ऑब्जेक्ट पर काम कैसे करता है, देखिए जब वस्तु ऑब्जेक्ट विरामावस्था में हो या वस्तु गतिशील हो यानी मोशन कर रही हो, उन वस्तु में जो चेंज होने वाला होता है यानी वस्तु रुकेगी जब उस पर एक्सटर्नल फोर्स लगेगा। तो वस्तु जो एक्सटर्नल फोर्स लगने पर रुकेगी, या कोई वस्तु विरामावस्था में रखी है, विरामावस्था से मोशन में जो चलेगी यानी उस पर जब बाहर से फोर्स लगाया जाएगा। देखिए इन्होंने क्या कहा था न्यूटन्स ने, जब कोई वस्तु विरामावस्था में होगी तो वो विरामावस्था में ही रहेगी, जब कोई वस्तु मोशन में होगी तो वो मोशन में ही रहेगी। तो वो मोशन में ही जब तक रहेगी जब तक उस पर कोई एक्सटर्नल फोर्स यानी बाह्य बल उस पर काम नहीं करेगा। ये दोनों सिचुएशन इन्होंने, जब वस्तु विरामावस्था में यानी रेस्ट पर हो, जब कोई वस्तु गतिशील हो यानी मोशन कर रही हो, ये दोनों जो वस्तुओं की प्रॉपर्टी है रेस्ट की और जो मोशन की है, ये दोनों तब तक रहेगी जब तक इस पर कोई एक्सटर्नल फोर्स काम नहीं करेगा। ठीक है, जब इस पर एक्सटर्नल फोर्स काम करेगा जब ही ये अपने नेक्स्ट मोमेंट काम करेगी। तो अब ये वस्तु जैसे कोई विरामावस्था में है, अगर कोई ऑब्जेक्ट रेस्ट पर रखा हुआ है तो उस रेस्ट पर रखे हुए ऑब्जेक्ट में जैसे बाहर से एक्सटर्नल फोर्स लग रहा है तो उस एक्सटर्नल फोर्स को एक तरीके से उसका विरोध करता है ये इनर्शिया। क्या करता है, ये मोशन करती हुई वस्तु हो या विरामावस्था में वस्तु हो यानी रेस्ट पर हो, इन दोनों ही सिचुएशन में इनर्शिया काम करता है। इनर्शिया क्या करता है कि इनमें जब बाहर से एक्सटर्नल फोर्स लग रहा होता है तो उस फोर्स को, उस होने वाले परिवर्तन को रोकने का काम, उसका विरोध करता है कौन, इनर्शिया। तो वो मैं अभी आपको एग्जांपल से बताऊंगी। जो एग्जांपल मैंने यहाँ पर लिया बॉल का,
अभी देखिए मैंने बताया न्यूटन्स ने कहा था जब कोई वस्तु विरामावस्था में है तो वो विरामावस्था में रहेगी, जब तक उस पर एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगेगा। अब यहाँ पर पहला स्टेप आप देखिए, ये है बॉल जो एक सरफेस यानी लैंड धरती पर ऐसे यानी लैंड पर ऐसे ही रखी हुई है। कौन? एक बॉल रखी हुई है। ये बॉल कोई गति नहीं कर रही है, ये इसका सरफेस है यानी ये मान लीजिए लैंड है, धरती है जिस पर ये बॉल रखी हुई है। मान लीजिए कुछ भी सरफेस मान लीजिए, या बेड पर रखी है, किसी फर्श पर रखी है। तो यहाँ पर मैंने लिखा है एन ऑब्जेक्ट एट रेस्ट विल रिमेन एट रेस्ट। ठीक है, तो यहाँ पर ये बॉल क्या है? रेस्ट पर रखी हुई है। नेक्स्ट सिचुएशन देखिए, ये बॉल सरफेस से ऊपर यानी ये बॉल यहाँ पर तो विरामावस्था में मैंने दिखाई। फिर इस बॉल पर जब हम किक करेंगे, पैर से किक किया यानी उछाली गई ये बॉल, तो ये बॉल ने मोशन किया, बॉल ऊपर उठी और फिर सीधे भागी हुई आगे डायरेक्शन में भागी हुई जाएगी। तो जब ये बॉल में उठाने एक तरीके से ये यहाँ पर रेस्ट पर रखी है, जब इस पे बाहर से एक्सटर्नल फोर्स लगाया जाएगा, तो इस बॉल पर जब बाहर से एक्सटर्नल फोर्स लगाया गया तो इसी ड्यूरेशन में क्या लगता है? इनर्शिया लगता है, जड़त्व लगता है, यानी जड़त्व का नियम लगता है। ये क्या करता है? ये जड़त्व का नियम ये विरामावस्था में जो ये यहाँ पर बॉल रखी हुई थी, जब इसको किक किया गया तो इसमें जो चेंज आया मोशन वाला, इस चेंज को रोकने का काम, इसका विरोध करता है ये जड़त्व। ठीक है, तो ये बॉल उछाली, अब अपनी स्पीड से ये बॉल जाती रही, टकराई यहाँ पर एक नेट से। मान लीजिए एक फील्ड का मैंने एक फील्ड का स्ट्रक्चर लिया। यहाँ पर ये बॉल को यहाँ पर कोई मूवमेंट नहीं है, अपनी रेस्ट पर रखी है। जैसे ही इसको किक किया, इस बॉल ने मोशन करना शुरू किया किक करते सार। अब यहाँ पर देखिए जड़त्व का दूसरा गति का नियम मैंने बताया। जड़त्व का जो नियम है जब भी लगता है जब हमारा ऑब्जेक्ट मोशन कर रहा है। अब इस बॉल ने मोशन करना शुरू कर दिया है। अब ये बॉल मोशन जब तक करती रहेगी जब तक इसे किससे? एक्सटर्नल फोर्स से रोका नहीं जाएगा। अब ये बॉल जब तक गति करेगी जब तक इसे कोई सामने वाला नहीं रोकेगा। अब यहाँ पर देखिए ये बॉल नेट पर आकर क्यों टकराई? अब ये बॉल यहाँ पर आकर क्यों रुकी? तो यहाँ पर देखिए बाहर से किसी ने इसे हाथ में नहीं पकड़ा, पैर से नहीं रोका बॉल को, तो यहाँ पर रुकी क्यों? ये बॉल यहाँ पर रुकी इसलिए क्योंकि इस बॉल पर यहाँ पर जो है वर्क कर रहा है। क्या वर्क कर रहा है? यहाँ पर एयर भी काम कर रही है। यहाँ पर एयर जो है, हवा इस बॉल को रोकने का काम कर रही है और अर्थ से ऐसे घूमती हुई जा रही है ना, यानी ये धरती भी इसको क्या कर रही है? इस पर बल लगा रही है। कौन सा बल लग रही है? फ्रिक्शन लगा रही है। ये जा रही है बॉल आगे की ओर और जो फोर्स लग रहा है इस पे अर्थ के द्वारा, वो फोर्स लग रहा है फ्रिक्शन यानी घर्षण बल। अब देखिए अगर हम जब चल रहे हैं तो मैंने फ्रिक्शन का भी एक टॉपिक पढ़ाया हुआ है, वैसे पहले मेरी प्रीवियस उसमें पढ़ा है वीडियो में, आप चाहे तो वहां से देख सकते हैं कि फ्रिक्शन क्या होता है। तो यहाँ पर देखिए ये बॉल पर कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगा है, लेकिन हर वो वस्तु अगर कोई रुक रही है मोशन करते हुए, हर वो वस्तु जो मोशन करते हुए रुक रही है या फिर विरामावस्था में भी रुकी हुई है, यानी कोई वस्तु अगर रेस्ट पर रखी है या कोई वस्तु अगर मोशन कर रही है, दोनों ही सिचुएशन में लगता है फ्रिक्शन। तो फ्रिक्शन क्या करता है? अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लगाता है। तो ये बॉल जा रही है आगे की ओर, अर्थ इस पर दूसरी ओर अपनी ओर खींचने का साइड, यानी इसको एक तरीके से बॉल को रोकने का काम कर रही है। कौन? अर्थ कर रही है। तो ये बॉल रुकी क्यों? अर्थ ने अपना फोर्स लगाया। जब फोर्स लगता रहा इस बॉल पर, तो एक ऐसी सिचुएशन आई इस बॉल की, रुकने की सिचुएशन आ गई है। किसके द्वारा? अब इस पे बाहर से कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगा है, ये बॉल रुकी है हवा के थ्रू। हवा इसे रोकने का काम कर रही है। दूसरा, इस पे धरती ने यानी अर्थ ने जो इस पर क्या लगाया? फ्रिक्शन फोर्स लगा, उसके थ्रू लग रही है। और फोर्स देखिए, फ्रिक्शन फोर्स अगर हमारा ऑब्जेक्ट रेस्ट पर रखा हुआ है या मोशन कर रहा है, दोनों ही सिचुएशन में फ्रिक्शन लगता है। ठीक है, तो ये अर्थ के फ्रिक्शन के थ्रू यहाँ पर ये बॉल रुकी क्यों? ये बॉल रुकी क्यों? इसलिए क्योंकि इस बॉल पर
इस बॉल पर क्या हो रहा है, फ्रिक्शन लग रहा है। इस पर धरती का बल और हवा का अवरोध काम कर रहा है। हवा का अवरोध काम कर रहा है। ठीक है, तो देखिए न्यूटन्स ने जो आपने प्रथम नियम में बोला था, कोई भी वस्तु विरामावस्था में जब तक रहेगी, जब तक उस पर कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगेगा, और कोई भी वस्तु जब तक गतिमान रहेगी जब तक उस पर एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगेगा। इसमें वे दोनों उनकी प्रथम नियम में जो उन्होंने बातें कही वो लग रही है। देखिए ये यहाँ पर फ्रिक्शन पे ये बॉल यहाँ पर रेस्ट में रखी हुई थी, तो जब तक इस पर किक नहीं किया गया ये यहाँ से नहीं हिली, तो ये विरामावस्था में ही रही। और जब ये इस पर ये वस्तु मान लीजिए अब ये विरामावस्था में है, अब यहाँ पर इसे किक किया तो ये मोशन कर रही है, मोशन करते हुए ये जा रही है, लेकिन ये रुकी है। ये रुकी है तो किसकी वजह से रुकी है, जो अर्थ यहाँ पर इसको किक किया, किक करते ही सार अर्थ ने जो इसे रोकने का, अपनी तरफ से जो रोकने का काम किया, फ्रिक्शन लगाया, उसके थ्रू आखिर में जब ये बॉल की स्पीड, खुद की स्पीड बॉल की जब कम हो गई और इसका लैंड का फ्रिक्शन ज्यादा हो गया इसकी खुद की स्पीड से, जब ये बॉल रुकी, इसे किसी ने अपने हाथ से नहीं रोका। ठीक है, तो इस पर काम कर रहा है हवा का अवरोध और धरती का बल, कौन सा, फ्रिक्शन। तो इस वजह से बॉल रुकी और इस पर एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगाया गया है। तो ये बात सिद्ध होती है, यहाँ पर न्यूटन ने जो बात कही है कि कोई वस्तु अगर विरामावस्था में है या गति कर रही है वो तभी रुकेगी जब उस पर कोई एक्सटर्नल फोर्स लगाया जाएगा। ठीक है, तो चलिए अब इसको हम जड़त्व के नियम को देखते हैं कि इसमें जब कोई वस्तु विरामावस्था में है तो जड़त्व का नियम कैसे काम करता है, अब जब कोई वस्तु गति कर रही है तो उस पे जड़त्व का नियम कैसे काम करता है। तो पहला एग्जांपल मैं यहाँ पर इससे आगे लेती हूँ। देखिए मैंने यहाँ पर लिया इनर्शिया में, हम यहाँ पर आज डिस्कस करेंगे फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन, यानी हम इसमें डिस्कस करेंगे जड़त्व के नियम को। जड़त्व के नियम मैंने आपको बताए हैं। जड़त्व का नियम जो है वो दो तरीके से काम करता है, दो टाइप से करता है। जब वस्तु विरामावस्था में हो तब जड़त्व का नियम लगता है, जब वस्तु गतिमान हो यानी मोशन कर रही है जब भी जड़त्व का नियम लगता है। तो यहाँ पर देखिए ये मैंने जो अब यहाँ पर एग्जाम्पल लिए, ये एग्जाम्पल मैंने लिए जब वस्तु रेस्ट पर रखी हुई है, किस पर है, यानी विरामावस्था में जब वस्तु है। तो इसको आप जितना एग्जाम्पल से समझेंगे उतना ज्यादा समझ में आएगा। और देखिए ये जो न्यूटन्स के लॉ है इसके बारे में क्वेश्चन आता ही आता है हर कॉम्पिटिटिव एग्जाम में, और ये जो एग्जांपल्स मैं बताऊंगी ये मोस्ट इंपॉर्टेंट एग्जांपल है क्योंकि एग्जाम में इन एग्जांपल से ही पूछा जाता है। अब देखिए अगर मैं आपको तीनों यहाँ पर नियम एक साथ बता दूंगी तो बहुत ज्यादा खिचड़ी बन जाएगी, तो मैं आज बताऊंगी ओनली न्यूटन्स का ये प्रथम नियम ही। तो यहाँ पर मैंने देखिए क्या लिया, अचानक पहला जो मैंने एग्जाम्पल लिया, अचानक गाड़ी को चलाने पर यात्री का पीछे की ओर झुक जाना। अब देखिए अचानक जब गाड़ी को चलाते हैं तो यात्री पीछे की ओर झुक गया, ऐसा क्यों हुआ। तो देखिए यहाँ पर अभी मैं प्रथम नियम की बात कर रही हूँ तो आप बता देंगे ऐसा क्यों हुआ। जड़त्व का इसमें नियम लग रहा है। जड़त्व का कौन सा नियम लग रहा है, विराम का लग रहा है, यानी जब वस्तु रेस्ट पर है। अब आप देखिए वस्तु रेस्ट पर कैसे है, क्या इसमें रेस्ट पर है, क्या इसमें गतिमान है, क्या इसमें मोशन में है। तो अब देखिए कोई गाड़ी रुकी हुई है, ड्राइवर है अपने पैसेंजर को बैठा रहा है, तो देखिए जब गाड़ी रुकी हुई कब होगी, जब वो पैसेंजर का वेट करेगा। जब गाड़ी फुल हो जाएगी पैसेंजर से तो वो रुकी हुई गाड़ी जब अचानक से चलती है, रुकी हुई गाड़ी जब अचानक से चलेगी तो तब क्या होता है, उस सिचुएशन में जो यात्री है वे पीछे की ओर गिरते हैं ना कि आगे की ओर। तो वे जो पीछे की ओर गिर रहे हैं, तो देखिए जब वो गाड़ी रुकी हुई है, जब यात्री उसमें बैठते हैं, जब बैठते हैं अपनी सीट पर, तो गाड़ी का जो सरफेस है, जो गाड़ी का फर्श है, उस पर उनके जो पैर हैं, यानी यात्रियों का जो नीचे वाला जो हिस्सा होता है, गाड़ी यानी जो यात्री है उनके बैठने का यानी उनके पैरों का जो हिस्सा होता है, नीचे वाला हिस्सा, यात्री का जो नीचे वाला हिस्सा होता है वो क्या हो जाता है, वो गतिमान हो जाता है। लेकिन
गाड़ी का जो ऊपर, यात्री का जो ऊपर वाला हिस्सा होता है यानी हाथ वाला ऊपर का अपना हिस्सा होता है, पैर वाला हिस्सा जो होता है यानी जो पैर वाला हिस्सा, निचले वाला हिस्से की बात करो तो यात्री का जो नीचे वाला हिस्सा होता है वो गतिमान हो जाता है गाड़ी के साथ, लेकिन यात्री का जो ऊपर वाला हिस्सा होता है वो गाड़ी के साथ गतिमान नहीं होता। तो इस सिचुएशन में ही जो यात्री का ऊपर वाला हिस्सा होता है यानी हाथ का, उसके चेस्ट का, तो तब वो वाला ऐसे ही रेस्ट अवस्था में ऐसे बैठा रहता है यानी अपनी ढीली बॉडी के साथ बैठा रहता है। लेकिन जब यात्री गाड़ी में चढ़ता है तो वो अपने पैर को एक तरीके से जम जाते हैं, उसके पैर गाड़ी में गतिमान हो जाते हैं, गाड़ी चलेगी तो पैर ही उसके गतिमान होते हैं गाड़ी के साथ, उसका ऊपर वाला हिस्सा गतिमान नहीं होता। तो उसी वजह से जब गाड़ी अचानक रुकी हुई चलती है तो यात्री पीछे की ओर गिरता है। क्या होता है उस सिचुएशन में, यात्री पीछे की ओर गिरते हैं रुकी हुई गाड़ी जब अचानक स्टार्ट होती है। तो तब यहाँ पर न्यूटन का प्रथम नियम काम कर रहा है। अगर ऑप्शन में न्यूटन का, देखिए फर्स्ट ऑप्शन में न्यूटन का प्रथम नियम दिया जाए, सेकंड ऑप्शन में न्यूटन का द्वितीय नियम दिया जाए, थर्ड ऑप्शन में न्यूटन का, अगर न्यूटन का दिया जा रहा है तृतीय नियम, या फिर तृतीय नियम ना दिया जाए, दे दिया जाए न्यूटन का प्रथम नियम दे दिया जाए, सेकंड में मैंने बोला द्वितीय नियम दे दिया जाए, थर्ड पे दे दिया जड़त्व का नियम दे दिया जाए, और जो फोर्थ ऑप्शन है उसमें दे दिया जाए ए और सी दोनों सही है। तो आप उस सिचुएशन में ए और सी को लगाएंगे सही, क्योंकि जो जड़त्व का नियम है ये किस में काम कर रहा है, गति इसके न्यूटन के प्रथम नियम में ही काम कर रहा है ना। तो इस एग्जांपल में अगर जैसे मैंने आपको ऑप्शन दिए इस अकॉर्डिंग अगर पूछा जाता है ए और सी दोनों, क्योंकि जड़त्व का नियम इसी के अंदर आता है, तो अगर जड़त्व का नियम भी ना दिया जाए, ए बी सी में प्रथम नियम, द्वितीय नियम या थर्ड नियम दे दी जाए या इनमें से कोई नहीं, तब आप क्या लगाएंगे, गति का प्रथम नियम काम कर रहा है। अगर जड़त्व के बारे में बात हो रही है ऑप्शन में तब आप जड़त्व वाले ऑप्शन के साथ जाएंगे, ठीक है। अगर दोनों दिया हुआ है तब दोनों के साथ जाएंगे, या तो एग्जामिनर जो है देखिए क्वेश्चन बनाता है, या तो आपका गति का प्रथम नियम ओनली न्यूटन का प्रथम नियम दिया जाएगा, या फिर खाली इसमें दे दिया जाएगा जड़त्व का नियम काम कर रहा है, तो आप इस पर क्लिक करेंगे। तो ये यहाँ पर क्या हो रहा है, क्यों रुके, समझ गए ना आप। तो यहाँ पर अब नेक्स्ट देखिए, मैंने जो एग्जाम्पल लिया, गिलास के ऊपर रखे कार्डबोर्ड पर रखा सिक्का। एक गिलास है, एक गिलास के ऊपर कार्डबोर्ड रखा हुआ है। देखिए ये मैंने यहाँ पर एक गिलास बनाया, यहाँ पर गिलास के ऊपर रखा है कार्डबोर्ड, ये एक गिलास है, इसके ऊपर एक देखिए जो आपने देखा होगा लकड़ी जो कागज वाला जो गत्ता होता है ना, तो वो मान लीजिए वो कार्डबोर्ड है, ठीक है। तो जो कार्डबोर्ड है वो उस गत्ते जैसे ही होता है, तो एक कार्डबोर्ड रखा हुआ है यानी गिलास उससे कवर्ड है, फिर उस गत्ते के, इस कार्डबोर्ड के ऊपर एक सिक्का रखा हुआ है। क्या रखा हुआ है, एक कॉइन, ये इस पर रखा हुआ है, इसके ऊपर कार्डबोर्ड के कॉइन रखा हुआ है। जब मैं इस कार्डबोर्ड को इस शेप में ऐसे तेजी से इसको ऐसे करूंगी तो ये कार्डबोर्ड यहाँ पर ऐसे खिसक जाएगा, सिक्का एकदम यहाँ पर नीचे, इसमें नीचे गिर जाएगा गिलास में। ऐसा क्यों हुआ कि ये सिक्का नीचे गिलास में गिरा, ये सिक्का गिलास में इसलिए गिरा, वो ही सिचुएशन इसमें हो रही है। जब मैंने इस कार्ड को ऐसे किया, कार्ड तो चला गया स्पीड से आगे, लेकिन ये जो सिक्का रखा हुआ था, ये सिक्का इसके ऊपर विरामावस्था में रखा हुआ था, ये अलर्ट नहीं था कि कोई मुझे कैसे मुझे यहाँ पर धक्का मिलने वाला है। तो कार्ड ये जो गिलास के ऊपर कार्ड रखा हुआ है ये तो मोशन में आ गया, लेकिन जो सिक्का था वो सिक्का रहा रेस्ट पे ही। इस सिचुएशन में ही ये यहाँ पर सिक्का क्या हुआ है, पानी में नीचे गिर गया। तो यहाँ पर वही बात है कि गिलास के ऊपर रखे कार्डबोर्ड पर रखा सिक्का गिलास में गिर जाता है जब अचानक से कार्डबोर्ड को खींच लिया जाता है। तो अगर मैं इसको ऐसे कर रही हूँ, इसे मैं खींच, या फिर मैं इसको एकदम अचानक सडनली ऐसे अपनी ओर खींचूं, या फिर मैं इसे इस शेप में ऐसे आगे की ओर भेजूं, तब भी ये सिक्का, अगर मैं इसको ऐसे खींचूं तब भी विरामावस्था में है, ऐसे मैं इसको करूंगी तब भी ये विरामावस्था में है। तो ठीक है, तो यहाँ पर ये जड़त्व का नियम विरामावस्था में कैसे करता है कि जब हम किसी को मोशन में लाने की कोशिश करते हैं, तो यहाँ पर हमने इस पे कार्ड किया तो ये मोशन में आ गया, लेकिन इसके ऊपर जो सिक्का रखा हुआ है ये कैसा था, ये रेस्ट पर ही था। जैसे गाड़ी में जो पैसेंजर बैठे हुए थे उनके जो पैर वाला हिस्सा था, नीचे का जो हिस्सा था वो गाड़ी के साथ मोशन में हो गया था, लेकिन जो यात्री थे उनके ऊपर वाला जो हिस्सा था वो विरामावस्था में ही था, जिस कारण वे गाड़ी जब अचानक स्टार्ट होती है तो वे पीछे की ओर गिर जाते हैं। अब इसमें एक और एग्जाम्पल मैं बताती हूँ। अब यहाँ पर देखिए मैंने 2 एग्जाम्पल और लिए। पेड़ हिलाने पर फल का नीचे गिरना।
अब देखिए जब पेड़ को हिलाते हैं फल नीचे गिरते हैं। अब इसमें आधे सोच रहे होंगे कि ये पेड़ हिला रहे हैं फल नीचे गिर रहे हैं क्योंकि इसमें ग्रेविटेशनल फोर्स लग रहा है। क्योंकि देखिए कोई भी चीज है जब हम ऊपर उछालते हैं वो नीचे आएगी, तो वो नीचे आ रही है तो उसमें क्या लग रहा है, फोर्स लग रहा है। कौन सा फोर्स काम करता है, उसमें ग्रेविटेशनल गुरुत्वाकर्षण बल काम करता है। लेकिन यहाँ पर देखिए फल नीचे गिर रहे हैं, बिल्कुल गुरुत्वाकर्षण उसमें काम कर रहा है। लेकिन यहाँ पर अभी देखिए अगर इसकी बात हो न्यूटन्स के नियम के अकॉर्डिंग, तो यहाँ पर जो पेड़ हिलाने पर फल का नीचे गिरना हो रहा है, ये फल नीचे क्यों गिरे। अब देखिए जब टहनियों को हिलाया जाए, पेड़ फल लेने के लिए टहनियों को हिलाया गया, जब पेड़ की टहनियों को, उसकी ब्रांचेस को हिलाया जा रहा है, ब्रांचेस को हिलाने से जो ब्रांच हिलाई जा रही है वे तो आ गई मोशन में, लेकिन उस पर लगे जो फल है, जो फ्रूट है, वे फ्रूट रह गए उसमें रेस्ट पर ही, यानी विरामावस्था में ही है। अब अचानक से जब पेड़ को हिलाया जाएगा, पेड़ को जब हिलाया जाएगा तो टहनियां तो इसमें मोशन में आएंगी, जो उस पर लगी हुई फल है, फ्रूट है, कुछ भी फ्रूट है, तो वे क्या रह जाते हैं इस सिचुएशन में। जब अचानक से पेड़ को हिलाया जाता है उसकी ब्रांचेस को, तो वे उस पर लगे फ्रूट यानी उस पर लगे जो फल हैं वे किस अवस्था में होते हैं, वे होते हैं विरामावस्था में, यानी रेस्ट पर होते हैं। तो इस सिचुएशन के अकॉर्डिंग ये फल नीचे गिरते हैं क्योंकि फल क्या होते हैं, विरामावस्था में रहते हैं, और जब वे ब्रांचेस है उनको हिलाया गया वे ही मोशन में आती है, फल मोशन में नहीं आते। नेक्स्ट देखिए जो मैंने एग्जांपल लिया, कांच में पत्थर मारने से फूट जाना है। यानी जब देखिए कांच में पत्थर मारते हैं तो वो कांच इस तरीके से बहुत सारा एरिया इसका कांच का फूट जाता है। लेकिन जब कांच पर गोली को साधा जाता है, कोई मान लीजिए कांच की कोई विंडो है, उस पर निशाना साधा जाए गोली का, तो जब कांच की विंडो पर या कांच का कोई भी कांच का है कोई भी गेट है, मान लीजिए कांच का गेट है, उस पर गोली साधी जा रही है, तो गोली की जो स्पीड होती है, कांच पर जो गोली आ रही है उस पर जब गोली मारी गई, तो गोली मारने से कांच का सिर्फ गोली जिस स्पीड से, गोली का जो सरफेस होगा उतने ही एरिया का, इतना गोली के ही एरिया का कांच टूटता है गोली मारने पर। लेकिन जब कांच पर कोई पत्थर मारा जाता है तो पत्थर मारने पर कांच के आसपास का बहुत सारा एरिया क्या हो जाता है, क्रैक हो जाता है और बहुत सारा कांच टूट भी जाता है। तो ऐसा क्यों हो रहा है, तो देखिए ऐसा इसलिए हो रहा है, यही यहाँ पर एग्जाम्पल में है, कांच में पत्थर मारने से कांच फूट जाता है, गोली मारने से छेद हो जाता है। गोली मारने से ओनली कांच में क्या हो रहा है, छेद हो रहा है, जितना सरफेस गोली का होगा उसके अकॉर्डिंग ओनली इतना हो रहा है, कोई क्रैकिंग नहीं होती। लेकिन कांच पे जब पत्थर मारा जा रहा है तो काफी सारा एरिया उसका फूट जाता है, ठीक है। तो ये ऐसा इसलिए हो रहा है। यहाँ पर देखिए कांच पे जो गोली का ही हिस्सा क्यों टूटा कांच का, क्योंकि गोली की जो है स्पीड इतनी ज्यादा है, गोली का जो गोली आ रही है जिस स्पीड से, वो कांच को एकदम से, कांच उतना ही कांच गतिमान हो पाता है जितना गोली का एरिया है। तो इसीलिए गोली का एरिया वाला कांच ही यहाँ पर जो है टूटता है, और इतना इससे पहले की कांच उसके आसपास का कांच यहाँ पर गतिमान होता, गोली यहाँ से कांच से पार हो जाती है, गोली क्या हो जाती है, इस कांच से पार निकल जाती है। क्यों निकली, क्योंकि गोली की स्पीड बहुत ज्यादा है। अब उसी कांच को अगर पत्थर मार के तोड़ा जा रहा है तो काफी सारा एरिया उसके आसपास का टूट जाता है कांच का, ठीक है। तो ऐसा क्यों हो रहा है, क्योंकि जो पत्थर मारा जा रहा है, पत्थर की स्पीड गोली की स्पीड से कम रह गई, तो इसमें पत्थर की स्पीड कम रह गई है, तो इस स्पीड कम होने से क्या होता है, कांच का काफी सारा एरिया पत्थर मारने से गतिमान हो जाता है, यानी मोशन में आ जाता है। कांच का काफी सारा एरिया पत्थर मारने पर मोशन में आ जाता है, जिस वजह से पत्थर मारने पर कांच काफी सारा टूट जाता है, और गोली जब साधी जाती है किसी कांच पर तो गोली का ही एरिया टूटता है, क्योंकि गोली की स्पीड बहुत ज्यादा होती है, तो गोली का ही सिर्फ उतना ही मोशन में आता है कांच गोली मारने पर, जितना कि जितनी गोली उसको पार कर रही है। क्योंकि गोली की स्पीड ज्यादा होने से ये सिर्फ कांच गोली वाले सरफेस जितना ही टूट पाता है, ये ज्यादा टूट पाता है क्योंकि गोली से कम स्पीड होती है पत्थर की, ठीक है। तो ये इसलिए यहाँ पर ये बाकी का जो कांच है वो विरामावस्था में रहता है, इस वजह से नहीं टूट पाता।
अब आगे हम देखते हैं विराम का, ये जो जड़त्व का नियम है, ये जब मोशन में होती है कोई चीज तो कैसे वर्क करता है इनर्शिया। अब देखिए यहाँ पर दूसरा है, ये जड़त्व का नियम किस उसमें है, फॉर्म में है, जब वस्तु हमारी यानी हमारा ऑब्जेक्ट क्या है, मोशन में है। तो यहाँ पर ये इनर्शिया क्या कर रहा है, जब हमारा ऑब्जेक्ट मोशन में है तब इनर्शिया हमारा, मैंने जो बताया था स्टार्टिंग में, जो इनर्शिया होता है जब हमारी वस्तु रेस्ट पर हो या मोशन में है, दोनों पर ही क्या कर रहा है, जब दोनों ही सिचुएशन में, यानी जब उन पर बाह्य बल, बाह्य फोर्स यानी एक्सटर्नल फोर्स लग रहा होता है, तब जब उनमें चेंज होता है, यानी कोई मोशन में है वस्तु, जब वो रुकेगी तो उसमें जो रुकने का चेंज आया वो किस उस परिवर्तन का विरोध करता है, कौन, इनर्शिया। अभी मैंने पहले बताया जब वस्तु रेस्ट पर थी तो रेस्ट पर रखी वस्तु पर ये इनर्शिया कैसे काम कर रहा था। अब यहाँ पर इनर्शिया जब हमारा ऑब्जेक्ट क्या है, मोशन में है, तो ये कैसे वर्क करेगा, तो ये क्या करता है, जब इनमें परिवर्तन, जब इनमें कोई चेंज आता है तो उसको रोकने का, उसका विरोध करता है ये एक तरीके से, कौन, इनर्शिया। अब यहाँ पर मैंने पहला एग्जाम्पल लिया, जब दौड़ता हुआ घोड़ा अचानक से रुकता है तो सवार आगे की ओर गिर जाता है, यानी उस पर सवार व्यक्ति आगे की ओर गिर जाता है। अब देखिए आप इस वाले एग्जाम्पल को अच्छे से समझ सकते हैं कैसे। अब मैंने जो पहले आपको बताया था उसमें क्या हो रहा था, उसमें क्या हो रहा था, अचानक जो मैंने एग्जाम्पल लिए वे डिफरेंट थे। चलिए उसको मैं उसको नहीं लेती, मैं इसको लेती हूँ। तो इसमें क्या हो रहा है, इसमें देखिए कोई भी हमारा जो बात हो रही है इसमें एग्जाम्पल की, जो भी ऑब्जेक्ट है वो हमारा क्या है, मोशन में है। मोशन में होते हुए वो अचानक क्या हो रहा है, रुक रहा है या आगे की ओर गिर रहा है या कोई झुक रहा है, कुछ इस तरह के इसमें एग्जाम्पल आपको देखने को इसमें मिलेंगे। किसमें, इसमें मिलेंगे आपको जड़त्व वाले नियम में। किसमें, जब हमारा ऑब्जेक्ट क्या हो, मोशन में हो। ठीक है, तो गति के जड़त्व में आपको जो है ऑलमोस्ट जो एग्जाम्पल आपको मिलेंगे वे क्या होंगे, मोशन में करते होंगे, यानी स्पीड होगी उनमें, स्पीड होते हुए अचानक से आगे की ओर गिरना या आगे की ओर झुकना, कुछ इस तरह के ही एग्जाम्पल आपको देखने को मिलेंगे गति के जड़त्व में। तो पहला एग्जाम्पल है, जब कोई व्यक्ति घोड़े पर सवार है, दौड़ता हुआ घोड़ा अचानक से रुकता है तो उस पर सवार आगे की ओर गिर जाता है। क्यों गिरा, ये गिरा किसके लिए, किसके कारण गिरा, इनर्शिया के कारण गिरा। ठीक है, ये तो पता लग गया इनर्शिया के कारण गिरा। तो व्यक्ति आगे की ओर क्यों गिरा, तो देखिए जब सवार है, जब घोड़ा आ रहा है अपनी स्पीड से, तो पहले वाले में, विराम वाले में क्या हो रहा था, देखिए उसका अपोजिट है ये थोड़ा सा। यहाँ पर वो गाड़ी जब अचानक रुकी हुई गाड़ी चली तो उसमें मैंने क्या बताया था, तो जो यात्री थे वे पीछे की ओर गिर रहे थे। क्यों गिर रहे थे वे पीछे की ओर, क्योंकि उनके क्या था, उनके ऊपर की बॉडी वाला जो ऊपर वाला जो ऊपरी हिस्सा था वो उनका विरामावस्था में था, जिस कारण उनका बैलेंस नहीं बन पाया तो वे पीछे की ओर गिरे। लेकिन जो नीचे वाला हिस्सा था वो गतिमान हो गया था, गाड़ी की स्पीड यानी गाड़ी चलने वाली होगी, तो वो एक तरीके से वो क्या हो गया, गतिमान हो गया था उनका निचले वाला हिस्सा, पैरों वाला। लेकिन यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ पर जब ऑब्जेक्ट यानी जो वस्तु है वो अपनी स्पीड से जा रही है तो इसमें क्या हो रहा है, नीचे वाला जो हिस्सा है वो तो रह जाता है विरामावस्था में। जब चलता हुआ हमारा ऑब्जेक्ट है अचानक से रुके तो तब उस सिचुएशन में वो ऑब्जेक्ट तो अचानक विरामावस्था में आ जाता है, लेकिन जो व्यक्ति का नीचे वाला हिस्सा है वो रह जाता है किसमें, नीचे वाला हिस्सा किसमें होता है, इसमें विरामावस्था में रह जाता है। लेकिन जो ऊपर वाला हिस्सा है वो रहता है गतिमान, जिस कारण से व्यक्ति को क्या लगता है कि वो उस जो भी वो ऑब्जेक्ट है जिस पर वो स्पीड कर रहा है, जिस पर वो सवारी कर रहा है, चाहे वो गाड़ी हो, बस हो, ट्रक हो, तो व्यक्ति का यानी जो व्यक्ति उसमें बैठा हुआ है या किसी चीज के ऊपर सवार है, जैसे मैंने घोड़े का एग्जांपल लिया, तो इसके ऊपर बैठे व्यक्ति का जो ऊपर वाला हिस्सा है वो घोड़े की स्पीड के, घोड़े के अचानक रुकने के बाद भी उसका ऊपर वाला हिस्सा क्या होता है, गतिमान होता है, यानी मोशन में होता है। उसका मन ऊपर वाला हिस्सा फिर भी उस स्पीड के साथ ही रहता है, जिस कारण से व्यक्ति यानी उस पर सवार व्यक्ति आगे की ओर गिरता है।
ठीक है, लेकिन उसका निचले वाला हिस्सा क्या होता है, इस सिचुएशन में विरामावस्था में होता है। अचानक चलता हुआ घोड़ा रुक जाता है, घोड़ा तो विरामावस्था में आ जाएगा, लेकिन व्यक्ति का जो ऊपर जो सवार व्यक्ति है उसका ऊपर वाला हिस्सा गतिमान रहता है, जिस कारण वो आगे की ओर गिरता है। सेम दूसरा जो एग्जाम्पल दिया हुआ है, अचानक गाड़ी के रुकने से यात्री आगे की ओर झुक जाता है, इसमें भी यही गति का जड़त्व का नियम लग रहा है। देखिए गाड़ी की स्पीड है, चलती हुई गाड़ी, अब देखिए छोटे छोटे बस स्टॉप पड़ते हैं, तो वहां पर गाड़ी इतनी देर के लिए नहीं रुकती, वहां पर गाड़ी 1 या 2 मिनट के लिए ही रुकती है, ज्यादा नहीं रुकती। तो यात्री कई बार क्या हो जाते हैं, 1 या 2 ही यात्री नीचे उतरते हैं, कई बार यात्री ज्यादा हो जाते हैं उतरने के लिए। तो वो गाड़ी जिसकी टाइमिंग 1 या 2 मिनट की है, तो वो गाड़ी तो मान लीजिए यात्री उतर रहे हैं, कोई यात्री उतरने में थोड़ा सा लेट हो गया, तो वो जब देखिए कई बार क्या होता है, चलती हुई गाड़ी जब व्यक्ति उससे उतरता है तो वो व्यक्ति क्या होता है, आगे की ओर गिरता है। तो कई बार कोई व्यक्ति जब जिसको ज्यादा जल्दी होती है, वो गाड़ी से चलती हुई गाड़ी की कम स्पीड भी होने लगती है, एकदम से गाड़ी थोड़ी की थोड़ा थोड़ा स्पीड करके कम होगी, तो गाड़ी की जब स्पीड कम होती है तो थोड़ी सी कम स्पीड पर ही व्यक्ति क्या होते हैं, कई बार व्यक्ति नीचे उतर जाता है, तो उस चलती हुई गाड़ी से कई बार उसको चोट लग जाती है। वो चोट क्यों लगती है, क्योंकि देखिए उसकी स्पीड व्यक्ति की, उस जो यात्री होते हैं उसके जो ऊपर वाला हिस्सा है वो गतिमान होता है गाड़ी के साथ, और उसके जो पैरों का हिस्सा होता है, नीचे वाला हिस्सा, वो विरामावस्था में रहता है। तो ऊपर वाला हिस्सा कहता है उस व्यक्ति, मतलब वो अलर्ट नहीं होता, वो फिर भी स्पीड में चलने की कोशिश करता है, जिस वजह से क्या होता है, व्यक्ति को कई बार गाड़ी से उतरते हुए चोट लग जाती है। तो अब देखिए अचानक यहाँ पर चोट लगने का मैंने बताया कि कई बार एग्जाम्पल इस तरीके से पूछ लेते हैं कि अचानक चलती हुई गाड़ी से अगर कोई व्यक्ति उतरता है तो उसको चोट लग जाए, या वो आगे की ओर ही क्यों गिरता है, तो वो क्यों गिरता है, क्योंकि नीचे वाला हिस्सा तो उसका विरामावस्था में रह जाता है, लेकिन जो ऊपर वाला हिस्सा है वो गतिमान ही रहता है, जिस वजह से व्यक्ति या यात्री आगे की ओर गिरता है, चलती हुई गाड़ी या बस में या कोई कार हो। ठीक है, तो ये एग्जाम्पल सेट हो रहे हैं, चलती हुई गाड़ी या चलता हुआ घोड़ा, कुछ इस तरह के अगर आपको देखने के मिल रहे हैं, तो इसमें लग रहा है जड़त्व का गति का नियम, यानी क्या लग रहा है इसमें, इनर्शिया का कौन सा लग रहा है, जब हमारा ऑब्जेक्ट क्या हो, मोशन में हो, तब ये इसमें वर्क करता है। तो आज काफी सारे एग्जाम्पल हमने यहाँ पर देखे, तो चलिए फिर आज के सेशन को यहीं तक रखते हैं। आगे के जो 2 नियम है वे हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। इफ यू अंडरस्टूड दिस वीडियो देन प्लीज लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर टू माय चैनल, एंड थैंक यू सो मच।